Hi students, welcome to the part 2 of discussion of mock test paper number 2 या यूं कह लीजिए अप्रैल 2023 फॉर सीए इंटर पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो इससे पहले बेटा जी आपको याद होगा हमने डिस्कस किए थे सारी एमसीक्यू, इंडिपेंडेंट भी, केस स्टडी भी। आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस या डिवीजन बी कह लीजिए। पहली बात मैं कहूंगा, अगर आपने इससे पहले पास्ट क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मैट के क्वेश्चन कर रखे हैं, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के अलावा कुछ भी नया नहीं दिखेगा। मतलब जिन्होंने कर रखा है कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे भी देखिए ये सारे क्वेश्चन हमें करने जरूरी होते हैं, बट डिस्पाइट दैट ऑब्वियसली जितने भी एमटीपी नए आते हैं एग्जाम से पहले आपको करने जरूर चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आपका कंपनीज एक्ट के ऊपर है और कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रिज्म लिमिटेड के रिक्वेस्ट किया अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कि आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए असाइनमेंट ऑफ डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सुटेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप सारे जानते हो अंडर सेक्शन 144 एक नेगेटिव लिस्ट या कह लीजिए प्रोहिबिटेड सर्विसेज की लिस्ट दे रखी है कि ऑडिटर ये काम कर नहीं सकता, और उसी के अंदर ये काम आता है डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसलिए उसको ये जिम्मेवारी देना ये आप प्रोहिबिटेड है। अगर स्टिल वो ये काम करता है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया है क्या इस चीज के परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस इफ एनी, तो नेचुरल है ये ऑडिटर की तरफ से डिफॉल्ट होगा और उसको 147 की पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भीम लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स 100 ईच के पब्लिक को इश्यू किए हैं बाय प्रोस्पेक्टस, जिसमें से आपने बताया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट 15 लाख। यही हम सेक्शन 39 में पढ़ के आते हैं कि मिनिमम अमाउंट आपको मिल जाना चाहिए, जो कि आपने 15 लाख बताया है, और टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन मनी शैल बी ₹20 पर शेयर। तो द प्रोस्पेक्टस फर्दर रिवील्स कि भीम लिमिटेड हैज अप्लाइड फॉर लिस्टिंग। साथ में आपने लिस्टिंग के, क्योंकि देखिए आप जो पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं, लिस्टिंग करवाना मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 40, कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन एक से ज्यादा आप करवाते हो तो अप्रूवल सबसे मिलनी चाहिए। तो आपने 3 में अप्लाई किया, जिसमें से एक स्टॉक एक्सचेंज की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, तो दैट मीन्स आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको ये रुपया रिफंड करना पड़ेगा। अब कहता है कंपनी को मिल गया है 20 लाख रुपए ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि आपने 20 रुपए मांगे थे, 1 लाख के हिसाब से 20 लाख, राइट, तो वो पैसा आपको मिल जाता है। वैसे भी हम एप्लीकेशन मनी में पढ़ते हैं सेक्शन 39 में, वो होती है 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, जबकि 100 का शेयर आपने 20 मांगे थे, या जो सेबी रेगुलेशन ने बताया हो, तो ये कंप्लाइंस आपका यहां हो रहा है, आपका मिनिमम अमाउंट आपको मिल रहा है। लेकिन जो सेक्शन 40 का था वहां ये डिफॉल्ट हो रहा है कि भैया लिस्टिंग का अप्रूवल आपको मिलना चाहिए, कि सारे स्टॉक एक्सचेंज से, इसलिए वॉल्यूशन हो गया, तो आपको पैसा रिफंड करना, नहीं करेंगे तो ये बन जाएगा इरेगुलर अलॉटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आपने बोरो किया है 50,000 रुपए बैंक से, और आपने गोल्ड गिरवी रखा है, और विच कंटेन्स अ क्लोज दैट बैंक शैल हैव अ राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन ऑन द गुड्स प्लेस्ड। देखिए नॉर्मली इस तरह की चीज जब आप लोन लेते हैं तो बैंक को, क्योंकि आपको याद होगा सेक्शन 171 में हम पढ़ के आते हैं जर्नल लियन 171 में, जो हम कहते हैं 5 लोगों को अवेलेबल होता है। क्लास में मैं कोड की से आपको करवाता हूं, फैब नाम की, एफ से आपका फैक्टर, एफ से वॉरफिंगर, ए से अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, बी से बैंकर, एंड बी से ही पॉलिसी ब्रोकर। तो जनरल लियन का राइट होता है, लेकिन आपने बैंक को कौन सा राइट दिया है, पर्टिकुलर लियन, जिसके ऊपर हम 170 में पढ़ते हैं। अब होता क्या है, उसके बाद आपने एक और अनसिक्योर्ड लोन 20,000 का बैंक से ले लिया। अब इसके बाद क्या होता है, आपने जो सिक्योर लोन पहले वाला 50,000 का था, जहां आपने गोल्ड गिरवी रखा था, वो वापस कर दिया। अब रिक्वेस्ट किया बैंकों के रिलीज कर दें गोल्ड प्लेस्ड, लेकिन बैंक डिसाइडेड टू कंटिन्यू द लियन ऑन द ग्राउंड दैट अंटिल अनसिक्योर्ड लोन इज फुली पेड बाय रक्षित। वो 20,000 वाला जब तक आप वापस नहीं करेंगे, हम गोल्ड वापस नहीं करेंगे। तो कहता बताइए ये सही है? तो देखिए जनरल लियन की बात नहीं हो रही, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा पर्टिकुलर लियन का राइट दिया है, तो इसलिए ये बैंक का डिसीजन क्या होगा, इनवैलिड होगा, बैंक इस तरह से कर नहीं सकता, राइट। जनरल लियन होता तो बात अलग होती, तो इसलिए यहां पूरी लाइन भी अगर आप देखना चाहें, 171 empowers the banker with general right of lien in the absence of contract, whereby it is entitled to retain the goods belonging to another party till the dues are, all the dues are discharged। तो जनरल लियन में होता, पर्टिकुलर लियन में नहीं होता। देन
कहता डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल बताइए, जब बिल ड्रॉ होता है 1 जून को। तो देखिए जिस दिन ड्रॉ हुआ है अंडर सेक्शन 24 डेट ऑफ ड्रॉल तो हम एक्सक्लूड करते हैं, तो स्वाभाविक है 1 जून को हम एक्सक्लूड करेंगे, उसके बाद 120 दिन ऐड करेंगे। जब 120 दिन ऐड करोगे तो आंसर निकल के आएगा 2 अक्टूबर, लेकिन वो हो गया अंडर सेक्शन 25 पब्लिक हॉलीडे। तो पब्लिक हॉलीडे है तो हम कौन सा लेते हैं, प्रीसीडिंग बिजनेस डे, मतलब उससे पहले वाला प्रीसीडिंग बिजनेस डे हम लेके चलते हैं, इसलिए आंसर आ जाएगा यहां पे आपका 1 अक्टूबर 2022। नेक्स्ट कहता है मिस्टर आर के पास 1000 शेयर्स हैं, विमल लिमिटेड के हैं, कंपनी को अप्रोच किया उन्होंने लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2022 विद अ क्लेम फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। 2000 रुपए का डिविडेंड जो कंपनी ने 20% डिक्लेयर किया था, लेकिन कब, AGM 2014, मतलब इतने साल के बाद आप अपना डिविडेंड मांग रहे हो, क्योंकि आप मांग रहे हो 2022 में, डिविडेंड है 2014 का विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 13-14। कंपनी ने मना कर दिया ऑन रिक्वेस्ट और इन्फॉर्म कर दिया कि बल्कि उसके शेयर्स भी ऑन विच डिविडेंड हैज नॉट बीन क्लेम्ड टिल डेट, क्योंकि आपने डिविडेंड क्लेम नहीं किया है। तो कंपनी कहती है भैया हमने तो डिविडेंड छोड़ो, हमने तो आपके शेयर्स भी कहां डाल दिए हैं, IEPF फंड के अंदर डाल दिए हैं। प्रश्न पूछा गया है क्या कंपनी का इस तरह का कहना ये वैलिड है या नहीं, और आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। देखिए हम 124 में पढ़ के आते हैं कि भैया अगर डिविडेंड 30 दिन के भीतर नहीं पे किया जाता है या पार्टी के द्वारा अनक्लेम्ड है, तो आने वाले अगले 7 दिन में कंपनी को क्या खुलवाना होता है, एक स्पेशल बैंक में अकाउंट जिसे हम UDA अकाउंट कहते हैं, और उसके अंदर डिविडेंड ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस अकाउंट में ये डिविडेंड पड़ा रहता है 7 साल तक। तो अगर 7 साल बीत जाते हैं, आप डिविडेंड क्लेम नहीं करते हैं, तो ये पैसा उठा के IEPF के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ में अगर 7 साल तक आपने डिविडेंड नहीं लिया, लगातार 7 साल नहीं लिया, आपके शेयर्स भी IEPF में डाल दिए जाते हैं। लेकिन 124 ही यही कहता है कि जहां तक शेयर्स का सवाल है, आपका राइट होता है ट्रांसफर्ड शेयर्स को आप रिक्लेम कर सकते हैं अथॉरिटी के पास अप्लाई करके। जहां तक सवाल है डिविडेंड का, डिविडेंड के लिए सेक्शन अब लग जाता है 125 यहां देखिए लग गया है कि IEPF में पैसा गया, तो वहां से आप उसके क्लेम के लिए या रिफंड के लिए अप्लाई IEPF के पास कर सकते हैं। तो यहां तक क्वेश्चन का सवाल है क्या कंपनी का डिसीजन ठीक था। देखिए कंपनी का तो डिसीजन बिल्कुल ठीक है, वो जस्टिफाइड है, आप अपना शेयर्स क्लेम कर सकते हैं, आप अपना डिविडेंड भी ले सकते हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया सिर्फ एक ही क्वेश्चन नया है, तो ये अगला क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको मैं कहूंगा मस्ट डू की कैटेगरी में। मैं क्लास में भी इसे बड़ा इंपॉर्टेंट कहता हूं। क्वेश्चन कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा गया, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया इंस्टीट्यूट के द्वारा। कहता है राम अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स, उन्होंने एक कंपनी बनाई है तेलंगाना में, लेकिन फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ। तो कहता बताइए कंपनी क्या एक्शन ले सकते, क्या एक्शन लिया जा सकता है कंपनी के खिलाफ और उसके प्रमोटर के खिलाफ। तो देखिए अंडर सेक्शन 7 हम पढ़ के आते हैं, क्योंकि देखिए सेक्शन 7 में ही हम इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर पढ़ते हैं कि अगर सेक्शन 7 ही कहता है कि अगर आपने झूठे डॉक्यूमेंट देते हुए इनकॉर्पोरेशन करवाई है, तो कोई भी आदमी इसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है। किसको दे सकता है, ट्राइब्यूनल को। अब ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर दे सकता है, 5 में से कोई भी ऑर्डर कि भैया आपकी मैनेजमेंट को क्या किया जाएगा, रेगुलेट, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या बना दी जाएगी, अनलिमिटेड। नंबर 3 कंपनी का नाम काट दिया जाएगा, कहां से, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से, एज पर चैप्टर नंबर 18 248 से 252 तक, या कंपनी के खिलाफ क्या आ सकता है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर। नंबर 5वां इंसिडेंटल ऑर्डर, या जिसे हम कहते हैं अदर ऑर्डर्स। इसके अलावा नो डाउट ये कंपनी के खिलाफ ऑर्डर देने से पहले ट्राइब्यूनल आपको क्या देगा, ROH स्टैंड्स फॉर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्वेश्चन में 7 में ही पूछा गया था कि प्रमोटर वगैरह, या सेक्शन 7 में हम क्लियरली पढ़ते हैं जब आप गलत डॉक्यूमेंट देके इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं, साथ में क्या है प्रमोटर्स हैं, या कोई और आदमी मेकिंग द डिक्लेरेशन, तो उनको लायबिलिटी लगती है फ्रॉड वाली, आप सारे जानते हैं, अंडर सेक्शन 447। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन कंट्रैक्ट एक्ट, 2 हिस्से हैं। कहता है क्रेडिटर शुड प्रोसीड लीगल एक्शन फर्स्ट अगेंस्ट PD एंड लेटर अगेंस्ट श्योरिटी। देखिए हम 128 में नेचर ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी पढ़ते हैं, वहां क्लियरली पढ़ते हैं श्योरिटी का राइट है ही में फर्स्ट प्रोसीड फर्स्टली अगेंस्ट श्योरिटी। तो कोई जरूरी नहीं है पहले आप PD के खिलाफ कार्रवाई करें, तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट आपकी क्या है भाई साहब, इनवैलिड है। दूसरा, अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सिंगल डेट या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। ये गलत है, क्योंकि इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक गारंटी, और कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर अ सीरीज ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शन, जिसके ऊपर हम 129 में पढ़ते हैं। अगला डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहता 3 एग्जांपल बताइए जहां ऑल्टरेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट डू नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज। तो देखिए हम मटेरियल ऑल्टरेशन पढ़ते हैं, लेकिन इसने क्या पूछा है, सेक्शन 87 में हम मटेरियल पढ़ते हैं, लेकिन इसने पूछा कौन सी परमिटेड है। जैसे मैंने क्लास में आपको ये कोड की से ICICI
6 पॉइंट नॉर्मली लिखवाए थे, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो आई से था। इंडोर्समेंट इन ब्लैंक को आपने फुल में कन्वर्ट किया। आपने जो दूसरा आई है इनकोर्ट इंस्ट्रूमेंट से आपने क्या कर दिया, उसे कंप्लीट कर दिया। देन आपने अपना इंसर्ट कर दिए तीसरे आई में वर्ड्स और ऑर्डर, मतलब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे पे टू एक्स है और ऑर्डर लगा दो तब भी तो वो ऑर्डर ही रहेगा। सी से है ये ऑल्टरेशन विद कंसेंट है। सी से क्रॉसिंग आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि कोई भी कर सकता है। या सी से है कन्वर्जन ऑफ क्रॉसिंग, मतलब पहले कह लीजिए जनरल थी, अब आपने स्पेशल रिस्ट्रिक्टिव या आप कह लीजिए नॉट नेगोशिएबल आपने कर दी हो। देन कहता स्टार लिमिटेड की एक एस्टैब्लिशमेंट कनाडा में है, इसने लोन लिया है। इट ऑब्टेन्ड अ लोन देयर क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट। देखिए हम चार्जेस पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ते हैं, सेक्शन 77 से 87 में पढ़ते हैं हम, जहां साफ कहते हैं कि एसेट्स हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी हो सकते हैं, एसेट्स कोई से भी हो सकते हैं, टेंजेबल और अदरवाइज। तो इसलिए आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है सेक्शन 77 के भीतर। अब कहता है कंपनी को एक नोटिस आता है आरओसी से कि भैया आपने चार्जेस क्रिएट नहीं करवाया है। कंपनी वांट्स टू डिफेंड द नोटिस ऑन द ग्राउंड कि ये हमारी कोई ड्यूटी नहीं है कि हम रजिस्टर करवाएं, क्योंकि एसेट्स हिंदुस्तान में नहीं है। तो ऑब्वियसली कंपनी का ये प्ली टोटली क्या है, अनटेनेबल है, ये आप गलत हैं, इनवैलिड है, आपको करवानी ही पड़ेगी। तो यही है एंड में आंसर, कंपनी का ये स्टैंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, मून लिमिटेड ने अपनी एजीएम करी है इस डेट को। द मीटिंग वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय मिस्टर श्रीराम। देखिए जनरल मीटिंग है, श्रीराम क्या है, चेयरमैन है। ऑन 17 सितंबर, मतलब मीटिंग के सिर्फ 2 दिन बाद ही श्रीराम जो चेयरमैन है, बिना मिनट्स बुक, जो कि हम कहते हैं 30 दिन के अंदर साइनिंग करनी होती है चेयरमैन ने, लेकिन वो हिंदुस्तान के बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनके पिताजी अमेरिका में रहते हैं और वो बीमार हैं। तो कहता है बताइए उनकी एब्सेंस में साइन कौन करेगा। तो हम 118 में ये पढ़ते हैं कि चेयरमैन नहीं कर पा रहा, उनकी एब्सेंस या उनकी इनएबिलिटी के केस में कोई भी डायरेक्टर जो ड्यूली ऑथराइज्ड बाय बोर्ड हो वो साइन कर सकता है। नेक्स्ट, नेगोशिएबल पे प्रश्न है। ए ने एक 5,000 का चेक बी के फेवर में दिया है। ए के अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स हैं व्हेन द चेक ought टू बी प्रेजेंटेड इन द बैंक, लेकिन बैंक फील्स, इसका मतलब है आपने अनरीजनेबल डिले किया एज अ होल्डर, एज अ पेई मिस्टर बी, और इस दौरान बैंक फील्स का मतलब है वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बी क्या ड्रॉर से पैसे ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, क्योंकि यहां आपकी गलती है, आपकी तरफ से रीजनेबल डिले है। आपका राइट जो है सिर्फ वो किसके खिलाफ रहेगा, ड्रॉई, दैट इज पेइंग बैंक के खिलाफ रहेगा। यही हम पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 84 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, डायरेक्ट प्रश्न है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे है। कहता बताइए, डज एन एक्सप्लेनेशन एडेड टू अ सेक्शन वाइडन द एम्बिट ऑफ द सेक्शन। देखिए हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन के 2 इंपैक्ट होते हैं, 2 एस्पेक्ट्स हैं, इधर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड। इंक्लूड का मतलब हो गया आप एम्बिट बढ़ा देंगे सेक्शन का, लेकिन एक्सक्लूड का मतलब आप कम भी कर सकते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ उससे साइज वाइडन होगा, ये आंसर गलत रहेगा। तो हम इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन नहीं लेके चलेंगे क्योंकि बातें 2 निकल के आती हैं। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट पे प्रश्न है। मिस्टर कृष एक शेयर होल्डर है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कंपनी को कि उन्हें कॉपी ऑफ मिनट्स दी जाए क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी रजिस्टर ऑफ मेंबर में है। बताइए क्या कृष को कॉपी ऑफ मिनट्स बुक मिलेगा। देखिए हम क्लियरली पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 119 के अंदर कि एज ए मेंबर आप मिनट बुक की कॉपी ले सकते हैं जहां आपको कंपनी को रिक्वेस्ट करनी है, और ये कॉपी आपको 7 दिन वर्किंग डेज के अंदर मिलेगी। और नो डाउट इसके लिए आपको अपनी तरफ से जो प्रिस्क्राइब पेमेंट एज पर आर्टिकल्स है वो पे करना पड़ेगा। इसलिए कॉपी नहीं देना ये कंपनी का निर्णय गलत रहेगा, आपको कॉपी देनी पड़ेगी, ये अगले का हक है। देन भुज सीमेंट लिमिटेड कई तरह के सीमेंट्स बना रहा है और इनका एक अच्छा रेपुटेशन है कुछ सालों से, और आपको ये कुछ बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखी है और साथ में इशूड पेड अप कैपिटल दे रखा है। 10 लाख शेयर्स हैं, 1/10 का है, फ्री रिजर्व है। कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करें कि बोनस शेयर हम देंगे, 1 शेयर देंगे 2 के बदले में। तो देखिए यहां 10 लाख शेयर हैं या 1 करोड़ का अमाउंट हो गया, तो 1/2 मतलब 1 देंगे 2 के बदले में। तो डैट मीन्स कंपनी को चाहिए 50 लाख रुपए अगर बोनस शेयर देना है। और अंडर सेक्शन 63 हम पढ़ के आते हैं कि बोनस शेयर आप कहां से दे सकते हैं, स्वाभाविक आप फ्री रिजर्व से दे सकते हैं, आप सिक्योरिटी प्रीमियम से दे सकते हैं, आप सीआरआर अकाउंट में से दे सकते हैं। 50 लाख चाहिए, फ्री रिजर्व में यहाँ 3 करोड़ रुपए है, तो आप सफिशिएंटली उससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, मतलब इंस्टीट्यूट ने इस एमटीपी के अंदर इवन जो फिगर्स हैं वो भी नहीं बदली। तो सिर्फ एक क्वेश्चन जो पहले मैंने कंपनी सेक्ट का सेक्शन 7 पे डिस्कस किया, एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट।
नेक्स्ट जीसी के ऊपर प्रश्न आया, द एक्ट डन नेग्लिजेंटली शेल बी डीम टू बी इन गुड फेथ। देखिए हम सेक्शन 3 क्लॉज 22 में गुड फेथ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो कि वहां हम क्या कहते हैं कि जो प्राइमरी जो इंटेंट हमें चाहिए वो है आपकी अच्छी मंशा, मतलब ऑनेस्टली आपने काम किया है, इनफैक्ट डन ऑनेस्टली वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। तो इसलिए चाहे आपने नेग्लिजेंटली किया है तो हम इसे गुड फेथ में ही मान के चलेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन लिखनी थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा प्राइमरी टेस्ट क्या है वो है यहां पे ऑनेस्टी। देन इंटरप्रिटेशन पे डायरेक्ट प्रश्न है, कब हम प्रियम्बल का इस्तेमाल करते हैं एज एन एड टू इंटरप्रिटेशन। तो देखिए हम कहते हैं प्रियम्बल क्या है, फिलॉसफी है, बैकग्राउंड है, ऑब्जेक्ट है, क्यों बना है। और प्रियम्बल क्या रहता है कि इंटरनल एड रहता है, तो हम कोई एम्बिग्विटी हो तो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पे एक हम बहुत बढ़िया एग्जांपल पढ़ते हैं, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जहां मैंने आपको केस करवाया था गुली पोली सावरिया वर्सेस बंदारू पावनी, जहां सेक्शन 5 में हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा गया, हम वर्ड मेन यहां लेके चलने में भी अ मैरिज में बी सोलमनाइज्ड अमंग टू हिंदूज। इस केस में क्या हुआ था, क्रिश्चियन और एक हिंदू के बीच में शादी हो गई थी। यहां वर्ड है मे बी, तो मे बी का मतलब क्या लेके चलेंगे, तो मे बी से यहां दिक्कत आती है, तो हमने प्रियम्बल को रेफर किया। प्रियम्बल में हम क्या पढ़ते हैं, एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। अमंग से पता चल गया कि मे बी का मतलब आप क्या लेके चलेंगे, मस्ट यहां पे लेके चलेंगे। देयर आफ्टर कंपनीज एक्ट के ऊपर प्रश्न, अगेन कॉपी पेस्ट है, सिर्फ क्वेश्चन में ईयर चेंज किए गए हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट इज नथिंग बट सेम। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ऑब्जर्व किया है कि डेट ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंपनी के अकाउंट्स रीओपन करने की आवश्यकता है फ्रॉम द ईयर 11-12। अब 11-12 से 22-23 तक लेके चलेंगे तो आपको प्राइमा फेसी दिख रहा है, तो 11 साल पहले की बात हो गई। तो हम साफ जानते हैं कि पुराने जो अकाउंट्स हैं हम उन्हें रीओपन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 130, लेकिन कितने साल के, 8 साल के हम पढ़ के चलते हैं कि भैया जो भी है नॉट अर्लियर देन 8 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। यहां तो क्या हो गया, बियॉन्ड फाइनेंशियल ईयर हो गया, इसलिए यहां पे एनसीएलटी का ऑर्डर दे देना कि आपकी बुक्स रीओपन की जाएंगी, ये क्या हो गई, इनवैलिड। नेक्स्ट अगेन ऑन कंपनीज एक्ट, कहता है गैंगेस लिमिटेड एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, आप लिस्टेड हैं, ईजीएम इस डेट को की जाती है। हाउएवर 10 दिन पास हो गए हैं बट स्टिल इट हैज नॉट फाइल्ड रिपोर्ट ऑन ईजीएम। देखिए हम क्लियरली पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 121, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो आपको आरओसी के पास अपनी एक एजीएम की एक प्रॉपर रिपोर्ट कब हुई, कैसे हुई, क्या क्या डिसीजन थे, ये सब कुछ आपने फाइल करनी होती है। 30 दिन के भीतर आपने फाइल करनी होती है। तो इसलिए अभी 10 दिन हुए हैं लेकिन आपको ये फाइल करनी पड़ेगी, और इसके लिए राइट एमजीटी 15 नंबर का फॉर्म भी हम इस्तेमाल करते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। अगेन डायरेक्ट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, स्पेसिफिक गारंटी क्या है, स्पेसिफिक गारंटी मींस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। जबकि अगला वर्ड देखिएगा क्या इंटरेस्टिंग लिख दिया, जर्नल गारंटी, मतलब पहले में लिख दिया जर्नल, दूसरे में क्या लिख दिया, पहले में स्पेसिफिक फिर लिख दिया जर्नल, तो दोनों का मतलब सेम है। दूसरा हम सेक्शन 129 में क्या पढ़ के आते हैं भैया, हम वहां पढ़ के आते हैं कॉन्टिन्यूअस गारंटी। तो यहां पे जर्नल है और यहां स्पेसिफिक का मतलब हो गया एक ट्रांजैक्शन, जर्नल मींस कोई भी, तो इसलिए यहां जर्नल का मतलब ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम जर्नल का जो मतलब लेके चलेंगे डेट विल बी कॉन्टिन्यूअस गारंटी की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। कॉन्टिन्यूअस ना पूछ के उन्होंने वर्ड क्या इस्तेमाल कर दिया, जर्नल वर्ड यहां पे इस्तेमाल कर दिया। अगला प्रश्न जो हमारा लास्ट है यहां पे अगेन जीसीए पे है, कहता है इंश्योरेंस जो पॉलिसीज हैं कवरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी हैव बीन हेल्ड टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम डेफिनेशन अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 26 में पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट इनवैलिड है। वजह क्या है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मान के नहीं चलते हैं, राइट। देन द वर्ड बुलक्स कुड बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड काउस। तो अंडर सेक्शन 13 में हम जेंडर पढ़ते हैं, लेकिन वहां हम पढ़ते हैं कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक जेंडर जैसे बुलक का है तो हम उसके अंदर काउ नहीं ले सकते हैं, जबकि सेक्शन 13 कहता है जहां जहां मैस्कुलिन है वहां क्या आ जाएगा, फीमेल या फेमिनाइन आ जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे स्पेसिफिक है तो हम इसके अंदर काउ लेके नहीं चलेंगे। अगेन पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके साथ ये डिस्कशन समाप्त होती है। होप सो आपको एक अच्छी यूटिलिटी मिले। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।